Good morning students and my dear friends. Today is 24th of November 2023 Friday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज गोल सेटिंग इज द सीक्रेट टू अ कंपेलिंग फ्यूचर। आज के मिंट पेपर की ये 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं जो मिंट ने अपने फ्रंट पेज पे कवर करी हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की 18 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 11 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। डीक्रिमिनलाइजेशन फायर्स अप आरओसी एक्शन। तो इस न्यूज़ को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 2019 में गवर्नमेंट ने कुछ कंपनी से रिलेटेड जो लॉ से कंपनी लॉ से रिलेटेड जो वॉलेशन से उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। इट मीन्स पहले वो वॉलेशन जो है नॉन कॉम्प्लायंसेस जो थे वो क्रिमिनल ऑफेंस थे। लेटर ऑन गवर्नमेंट ने उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया 2019 में। और रीज़न क्या था उन सारे वॉलेशन को डीक्रिमिनलाइज करने का? गवर्नमेंट का ये अप्रोच था कि प्रॉबेबली अगर इन सारे रूल्स को या वॉलेशंस को या नॉन कंप्लायंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा तो फास्टर एजुकेशन देखना या फास्टर एजुकेशन हो सकता है कई सारे कॉर्पोरेट के डिफॉल्ट्स और लैप्सेस केसेस का। तो केस पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। कॉर्पोरेट के जो डिफॉल्ट्स थे, जो कॉर्पोरेट वॉलेशन के जो रूल्स थे, उनके केसेस की पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उनको फास्टेस्ट मैनर में उनका एजुकेशन करने के लिए, उनको ओके करने के लिए, उनको वाइंड अप करने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 4 डजन वॉलेशंस जो थे उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। 4 डजन से ज़्यादा वॉलेशंस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। और उसी के बाद से जो गवर्नमेंट ने ये डीक्रिमिनलाइज किया था, ये जो 4 दर्जन वॉलेशंस को, उसके बाद से देयर इज अ नियर 5-fold जंप्स इन ऑर्डर इन जस्ट 4 ईयर्स। यानी अगर 2019 से लेकर के अभी तक का डेटा देखें, 2023 तक का डेटा, तो इस ड्यूरेशन में अप्रॉक्सीमेटली देयर इज अ 5-fold जंप इन ऑर्डर इन जस्ट 4 ईयर्स एंड दीज ऑर्डर्स इंटेल्स अ पेनल्टी बट नो प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं? क्योंकि वो डीक्रिमिनलाइज हो चुके हैं वो वॉलेशन। और इससे क्या हो रहा है, जो जुडिशरी है उस पर भी लोड कम हो रहा है। कंपनीज जो इस पर्टिकुलर केस इस तरीके के कई सारे वॉलेशंस में फंसी हुई थी वो भी फ्री होकर के अपने बिजनेस पर फोकस कर पा रही। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हुआ है, जुडिशरी सिस्टम इंप्रूव हुआ, इसकी इफेक्टिवनेस इंप्रूव हुई है, जो केसेस थे जो पेंडिंग थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन फास्टेस्ट मैनर में हुआ है। तो ये सारे तो उसके आउटकम रहे हैं। देयर इज अ 5 गुना हमें जंप देखने को मिला इस तरह के ऑर्डर्स में विद इन 4 ईयर्स। अब इसी के बाद जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज है, जिसको हम आरओसी यहाँ पर बोले, आरओसी मीन्स रजिस्ट्रार्स ऑफ द कंपनी, दे आर स्टेपिंग अप द एक्शंस आफ्टर 2019 डीक्रिमिनलाइजेशन। और ये जितने भी केसेस हैं, नाउ दीज केसेस आर डिसाइडेड अपॉन और बाय आरओसीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्योंकि उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। और अभी तक 2019 से लेकर के रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनीज ने अप्रॉक्सीमेटली 157 ऑर्डर इशू किए हैं इस तरह के कंपनी लॉ वॉलेशन के केस में। अ नंबर दैट जंप टू 765 इन 2023 टिल नवंबर 22। तो 2019 में 157 इस तरह के ऑर्डर इशू किया था। तो क्योंकि कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, क्रिमिनल ऑफेंसेस में आते थे वो वॉलेशंस, कंपनी लॉ के वॉलेशन। लेटर ऑन ये नंबर इंक्रीज होते 2023 तक पहुंचे 765 ऑर्डर्स जो हैं, इस तरह के ऑर्डर्स जो हैं वो रजिस्ट्रार्स ने इशू किए हैं। अब कौन कौन से कुछ ऐसे जो वॉलेशंस थे जिनको डीक्रिमिनलाइज किया गया था, तो हम देखें तो कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया था अप्रॉक्सीमेटली 16 टेक्निकल और प्रोसीजरल वॉलेशंस को, जैसे कि एनुअल रिटर्न्स अगर फाइल नहीं हो पा रहा, इशूइंग शेयर्स एट अ डिस्काउंट रेट, इस तरह के छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव जो वॉलेशंस थे उनको इंटेंशनली डीक्रिमिनलाइज किया गया था। और अभी जो उसका फीडबैक लिया जा रहा है, इसमें इवैल्यूएशन किया जा रहा है इस डिसीजन का, तो उसके अकॉर्डिंग देयर इज अ स्पीड अप इन द ऑर्डर्स। और 5 गुना ज़्यादा ऑर्डर, मतलब जो एक्चुअल पर्पस था गवर्नमेंट का इस डीक्रिमिनलाइजेशन का, वो सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। कई सारे ऑर्डर्स जो पेंडिंग थे पिछले कई टाइम से वो जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट हो गए, केसेस वाइंड अप हो रहे हैं। कंपनीज जो हैं वो इन केसेस की वजह अपने बिजनेस पर फोकस कर पा रही हैं, जुडिशरी पर बर्डन कम हुआ है। तो ऑफिशियल्स का ये मानना है कि जो ये 2019 में जो डीक्रिमिनलाइजेशन
डिक्रिमिनलाइजेशन किया गया था, कई सारे वॉलेशन का, दिस डिक्रिमिनलाइजेशन इज वन ऑफ द की ड्राइवर फॉर दिस मोमेंटम इन adjudication order. So this is all about the orders that has been issued ईयर बाय ROCs. तो देख सकते हैं 2019 से लेकर के 2023 तक का डेटा दिया हुआ है. यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्प्स ऑफ इट. 2023 में ये 22 नवंबर 2023 तक का डेटा, डेफिनेटली भी 2023 कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसका 22 नवंबर तक का अपडेटेड डेटा है. आप देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल. ऑफ बिजनेस टू रेज अप टू $200 million ICE, $6 billion values. तो B2B marketplace, that is of business, has approached many sovereign wealth funds, private equity funds and crossover funds. तो जो B2B बिजनेस मार्केट प्लेस या बोल सकते हैं B2B कंपनी है ऑफ बिजनेस, वो फिलहाल के लिए कई सारे SWF, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटलिस्ट, क्रॉस ओवर फंड से डिस्कशन में है. किस लिए डिस्कशन चल रहा है? अप्रॉक्सीमेटली $150 to $200 million का फंड रेज करना, जो न्यू फंडिंग राउंड इनिशिएट करने की बात हो रही है, जिसके तहत 150 से $200 million का फंड रेज करना चाह रही है ऑफ बिजनेस कंपनी. और इस अगर हम फंडिंग राउंड को देखें तो इसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो $6 billion कंपनी करना चाह रही है. तो चेजिंग द वैल्यूएशन ऑफ $6 billion, कंपनी of business is now in discussion with various sovereign wealth fund, private equity and venture capitalists. और इसके लिए कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट बैंक एवेंडस को भी अप्रोच किया है, अपॉइंट किया है, जो इसको हेल्प करेगा इस तरह की फंड रेजिंग एक्सरसाइज में. हालांकि ये अभी बहुत ही अर्ली स्टेज का डिस्कशन है. डील अभी फाइनलाइज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा. और कितना वैल्यूएशन होगा, $6 billion का तो वैल्यूएशन कंपनी अपना चेस कर रही है, लेकिन एक्चुअल में जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितना इसको वैल्यूएशन देते हैं, दैट इज अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. अगर करंट वैल्यूएशन की बात करें तो जो दिल्ली बेस्ड कंपनी है दैट वाज लास्ट वैल्यूड एट $5 billion इन 2021. और उस समय इसने $325 million का फंड रेज किया था, जो कि अल्फा वेव ग्लोबल, टाइगर ग्लोबल, सॉफ्ट बैंक विजन ने लीड किया था. और अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 11 फंडिंग राउंड्स हैं या 11 फंडिंग एक्सरसाइज जो कंपनी एग्जीक्यूट कर चुकी है इन ऑर्डर टू रेज द फंड. अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल. इंडिया INC कैपेक्स ग्रोथ एंटर्स स्लो लेन इन H1. तो बेसिकली ये फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट हाफ में इंडियन कंपनीज की कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ कैसे रही, उसको लेकर के ये न्यूज़ है. देख लेते हैं न्यूज़ क्या है. कॉर्पोरेट रिवेन्यू में हमें स्लो डाउन देखने को मिला. हम सिंपली इस तरह से बोलें, कॉर्पोरेट रिवेन्यू ग्रोथ में हमें स्लो डाउन देखने को मिला, जिसकी वजह से कंपनीज का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैपेक्स भी बोलते हैं, इसमें भी हमें स्लो डाउन देखने को मिला. इट मीन्स कंपनीज ने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जैसा अपना कैपेक्स प्लान किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया था, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ. रीजन बिहाइंड कि इस बार जो रिवेन्यू ग्रोथ कॉर्पोरेट एंटिसिपेट कर रहे थे उसमें स्लो डाउन रहा. तो कंपनी की जो कंट्री की जो टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं, अगर उनकी बात करें तो उनका जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट रहा कैपेक्स में, यानी कैपेक्स मीन्स या तो उन्होंने कोई नई अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करी है, कोई फील्ड ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट किया है, कोई ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट किया है, या उन्होंने कोई अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है. तो जो टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं इंडिया की, उनके कैपेसिटी एक्सपेंशन में हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी स्लो डाउन हो रहा है. और हम सभी जानते हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है किसी भी इकॉनमी के लिए, चाहे वो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो गवर्नमेंट लेड कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, किसी भी इकॉनमी में कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि इससे एक सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है. और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता, डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट द इनकम. इनकम हेयर मीन्स डिस्पोजेबल इनकम, और अगर डिस्पोजेबल इनकम इकॉनमी में इम्पैक्ट कर रही है तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द डिमांड. और डिमांड इम्पैक्ट करेगी, it means it may leads to slow down in economic activities. Why? Because producer will not get any incentive for their production, so they will produce less, क्योंकि डिमांड ही नहीं मार्केट में, और डिमांड नहीं है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लो डाउन होंगी. प्रोड्यूसर कम प्रोड्यूस करेंगे तो उन्हें फिर से अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेगा, फिर से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा. सो दिस इज द एक्चुअली विशियस साइकिल दैट विल गो ऑन.
और इसीलिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिस्कस करते हैं हर फाइनेंशियल ईयर में कि इस फाइनेंशियल ईयर में कितना एक्सपेंडिचर हुआ और अगले फाइनेंशियल ईयर में कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है बेस्ड ऑन द कंपनीज प्लान। और स्पेशली इसमें जो टॉप लिस्टेड कंपनीज आती हैं उनके प्लान ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। तो अगर हम देखें कंबाइंड फिक्स्ड असेट्स ऑफ दीज लिस्टेड कंपनीज, जिसमें से बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट ओन जो ऑयल एंड गैस फर्म्स है, अगर उनको एक्सक्लूड करते हैं तो ऐसी कंपनीज जिनका कंबाइंड फिक्स्ड असेट्स जो है वो 10.1% की ग्रोथ रेट से ग्रो किया है इन द ड्यूरेशन ऑफ अप्रैल टू सितंबर, यानी H1 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। और ये अभी तक के 18 महीनों का स्लोएस्ट पॉइंट है या स्लोएस्ट ग्रोथ रेट है, जबकि लास्ट ईयर H2 में यानी सेकेंड हाफ में हमें जो ये कंबाइंड फिक्स्ड असेट अप्रॉक्सीमेटली 21.1% की ग्रोथ रेट से इंक्रीज होता हुआ दिखा था। और अगर H1 की बात करें तो H1 में भी ये ज़्यादा था 11.6%। तो लास्ट ईयर इट वाज 11.6% इन H1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23, इस बार 10.1% रहा है। एंड इन कंट्रास्ट अगर एक कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंबाइंड नेट प्रॉफिट ऑफ दीज टॉप कंपनीज वाज 12% इन दिस H1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, जो कि पिछले 18 महीनों का बेस्ट प्रॉफिट है। तो रिवेन्यू स्लो डाउन हो रहा है, इसकी वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर स्लो डाउन हो रहा है, लेकिन अगर प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट जो है वो 18 महीनों के अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर 18 महीनों के लोएस्ट पॉइंट पर है। दिस इज ऑल अबाउट नेट सेल कैपेक्स मूव इन टैंडम। असेट टर्नओवर मॉडल्स, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिक्स असेट्स इन की सेक्टर, जो की सेक्टर्स जहाँ पर हमें इंपॉर्टेंटली हमें कैपेक्स देखने को मिलता है, और ये एक बड़े सेक्टर हैं जो कैपेक्स करते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, जैसे कि ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, माइनिंग एंड मेटल्स, पावर एंड सीमेंट। हम देखें सभी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्टर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड सेक्टर हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इनमें कैपेक्स स्लो डाउन होगा तो उसका इम्पैक्ट हमें इंडियन इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा इन फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम। आप देख लेते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट टू टर्न अप द हीट ऑन डीप फेक क्रिएटर्स प्लेटफॉर्म्स। तो रिसेंटली जो डीप फेक वीडियो प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फ्लोट हुआ, उसके बाद से डीप फेक वीडियोस को, डीप फेक कंटेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट इकोनॉमी में स्टार्ट हो गया है। गवर्नमेंट, रेगुलेटरी एजेंसीज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो डीप फेक को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और गवर्नमेंट भी अब इस तरह के डीप फेक क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म्स को लेकर के अब नए रूल्स लाने जा रही है। As per the recent information, government is considering imposing penalties on these types of क्रिएटर्स ऑफ डीप फेक्स। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे क्रिएटर्स जो कि ये डीप फेक वीडियोस और डीप फेक कंटेंट्स को डेवलप करना ऑफर करते हैं, किसी तरह की सर्विसेज ऑफर करते हैं या क्रिएट करते हैं, या उनके प्लेटफॉर्म पर किसी तरह का डीप फेक वीडियो फ्लोट हो रहा है, तो उन पर अब पेनाल्टीज जो है वो इम्पोज करने की बात गवर्नमेंट सोच रही है। क्योंकि रिसेंटली जिस तरह के मिनट्स देखने को मिले हैं हमें, Union Minister of Electronics and Information Technology Mr. Ashwini Vaishnaw said that ministry is very tough on this, और अब नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत इस तरह के डीप फेक वीडियोस, डीप फेक कंटेंट्स को कर्ब करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाली जा रही है। क्योंकि अगर उनके प्लेटफॉर्म में किसी भी तरह का डीप फेक वीडियो, डीप फेक कंटेंट फ्लोट हो रहा है, तो कंपनीज को इमीडिएटली उसे आइडेंटिफाई करना है, प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करना है, और उसको अपने प्लेटफॉर्म से, अपने स्पेस से रिमूव कर देना है। और इसके लिए जो रूल्स अगर कंपनीज नहीं करती तो डेफिनेटली उन पर पेनल्टीज लगाने की बात हो रही है, और ये जो पेनल्टीज रिलेटेड रूल्स हैं, नए रेगुलेशंस हैं, ये विद इन 10 डेज आ जाएंगे। इसका ड्राफ्ट रूल जो है वो तैयार हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मिनिस्ट्री बहुत जोर शोर से डीप फेक को लेकर के काम करे, क्योंकि डीप फेक वीडियोस सिर्फ किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डिग्निटी को हैम्पर नहीं करेंगे, इट इज एक्चुअली अ वेरी चैलेंजिंग पोटेंशियल थ्रेट टू डेमोक्रेसी, स्पेशली इंडिया जैसी बड़ी डेमोक्रेसी में इस तरह के कंटेंट को कवर करना, रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इट मे हैव द वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट इन सोसाइटी, और कई सारे केसेस में हमें सोसाइटी में रॉइट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ट्रस्ट ब्रेक होगा सोसाइटी में, इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट ब्रेक होगा, और इट मे लीड्स टू वेरी sabotage conditions if these deepfake videos are not regulated properly। इसका सिर्फ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ही नहीं है, इससे कई सारे पॉलिटिकल, सोशल और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस भी हैं। अच्छा, डीप फेक वीडियोस क्या होते हैं? दीज जनरली डीप फेक कंटेंट्स यूज डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI को
यूज़ करते हुए ओरिजिनल कंटेंट को रिप्लेस कर दिया जाता है, ऑल्टर कर दिया जाता है, या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के फेस से मिमिक कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वॉइस, वीडियो और ऑडियो, जिससे कि इंडिविजुअल जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो देख रहे हैं उस पर्टिकुलर कंटेंट को, वो मिसलीड हो सके। एक्चुअली में वो वीडियो किसी और का होता है, वो ऑडियो किसी और का होता है, बट एआई को यूज़ करते हुए उस हम किसी और की आइडेंटिटी को मिमिक कर लिया जाता है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की तो डिग्निटी ख़राब होती है, डिग्निटी तो डिस्ट्रॉय होती ही होती है। इसके अलावा सोसाइटी में भी बहुत सारे इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होते हैं इन टर्म्स ऑफ वीकनिंग ऑफ द ट्रस्ट, और कई सारे राइट्स भी इस पर्टिकुलर इशू को, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लेकर के क्रिएट किए जा सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ वेरी 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 एक्टिव ऑन दिस डीप फेक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स, और इसी के लिए जो ड्राफ्ट रूल है वो बहुत जल्द ही आने वाले हैं। और इसके लिए जो अदर एकेडमिशियंस हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बॉडीज़ हैं, आईटी इंडस्ट्री बॉडी, उनसे भी डिस्कशन किया जा रहा है। एक्शनेबल आइटम्स बनाए जा रहे हैं 4 पिलर्स के तहत, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से। लेट अस सी कि कब आते हैं, जब आते हैं तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6, दैट इज ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। फिनमिन टू मीट पीएसबी चीफ नेक्स्ट वीक ऑन साइबर सिक्योरिटी। तो आईटी का इमरजेंस सिर्फ हमें सोसाइटी या पॉलिटिकल रेजिम में देखने को नहीं मिल रहा, हमारे फाइनेंशियल्स में, हमारे बैंकिंग में, हमारे फंड्स मैनेजमेंट में भी आईटी बहुत शार्पली पेनिट्रेट किया है। तो उसी को लेकर के जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने एक मीटिंग शेड्यूल करी है। उस मीटिंग में जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, किसके चीफ एग्जीक्यूटिव, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनसे नेक्स्ट वीक डिस्कशन किया जाएगा। और जो डिस्कशन का इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट होगा वो होगा साइबर सिक्योरिटी। तो रिसेंटली 820 करोड़ का जो फ्रॉड हमें देखने को मिला है, किसमें फ्रॉड देखने को मिला है, यूको बैंक, जो कोलकाता बेस्ड जो यूको बैंक है, उसमें जो भी हमें रिसेंटली फ्रॉड की सिचुएशन देखने को मिली बिकॉज ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। अगर आपको याद हो, आप रेगुलर आपको पता भी होगा, टेक्निकल ग्लिच का नाम दे रहा था। हालांकि बाद में यूको ने सीबीआई से अप्रोच भी किया था कि इस पर्टिकुलर टेक्निकल ग्लिच पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। हालांकि रिकवरी सफिशिएंट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी 820 करोड़ का फ्रॉड हमें यूको बैंक में देखने को मिला बिकॉज ऑफ दिस साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज। तो इसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट में मिनिस्ट्री ने जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, उनको इन्वाइट किया है नेक्स्ट वीक मीटिंग में, जहां पर उनके डिजिटल सिस्टम को, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स को रिव्यू किया जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ को, सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाएगा। और यूको बैंक का जो इवेंट हुआ था, हमको पता है आईएमपीएस, हमने डिस्कस भी किया था कि आईएमपीएस सिस्टम उनका जो है वो, उसमें हमें कुछ हिट देखने को मिला था। अप्रॉक्सीमेटली 820 करोड़ का जो पैसा था डिफरेंट अकाउंट होल्डर्स, उनके अकाउंट से किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में डेबिट कर दिया गया, क्रेडिट कर दिया गया था विदाउट द परमिशन ऑफ दोज अकाउंट होल्डर्स। हालांकि उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 79% बोले 649 करोड़ जो हैं वो ऑलरेडी रिकवर किए जा चुके हैं, लेकिन तब तक इसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अकाउंट होल्डर्स ने विदड्रॉ कर दिया अपने एटीएम से। तो कुछ टेक्निकल ग्लिच का इनिशियली यूको का कहना था ये टेक्निकल ग्लिच है, लेटर ऑन उनको रियलाइज हुआ कि दिस वाज नॉट एक्चुअली टेक्निकल ग्लिच, इट वाज अ साइबर अटैक। तो उसी को लेकर के ये इन्वेस्टिगेशन की मांग करी थी यूको ने, और फिलहाल ये सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट करेगी कि नहीं करेगी ये एक अलग इशू है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है वो एक्टिव है, और उसने साइबर जितनी भी पीएसबीज हैं उनके चीफ सिक्योरिटीज़ को इनवाइट किया कि वो अपने साइबर सिक्योरिटी सिस्टम का रिव्यू करें और अपनी कि कितना सिक्योर है उन सब का, उसको लेकर के अपना फीडबैक दें। सो दिस इज ऑन अलर्ट, these are the key points that we have already discussed। अब इसी के साथ बैंक से रिलेटेड एक और न्यूज़ जो पेज नंबर 6 पर ही दी हुई है, यहीं कवर कर लेते हैं। बैंक्स फोकसिंग ऑन क्लाइंट एक्विजिशन लेस ऑन ग्रीवियंस रिड्यूसल आरबीआईज राव। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डिप्टी गवर्नर हैं मिस्टर एम राजेश्वर राव, उन्होंने थर्सडे को एनुअल फिक्की आईबीए बैंकिंग कॉन्फ्रेंस में बैंक्स के अप्रोच को लेकर के अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखे, और उसमें उन्होंने बोला कि करंटली जो बैंक्स हैं वो क्लाइंट एक्विजिशन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, नए क्लाइंट, नए कस्टमर को एक्वायर करने में, रादर देन कस्टमर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके ग्रीवियंस रिड्रेसल में। जबकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नए कस्टमर तो रिटेन कर सकते हैं, लेकिन नए कस्टमर तो अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर को रिटेन करने के लिए, उनके ग्रीवियंसेस को
उनकी कंप्लेंट को टाइमली मैनर में एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। कि अब बैंक का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। दे आर फोकसिंग ऑन न्यू क्लाइंट एक्विजिशन, नए कस्टमर तो आ जाएं, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स, उनके चैलेंजेस, उनके कंप्लेंट्स को, उनकी ग्रीवियंसेस को एड्रेस नहीं किया जा रहा है। जबकि उसी को लेकर के जो हम मिस्टर राम है उनका कहना है बैंक शुड फोकस ऑन मोर ऑन इनोवेटिव कस्टमर एक्विजिशन मेथड, लेस ऑन इनहेंसिंग द कस्टमर ग्रीवियंसेस और रिड्रेसल मैकेनिज्म। इससे क्या होगा कि जो रिटेंशन है, कस्टमर रिटेंशन है, वो रिड्यूस होगा। आप भले ही नए क्लाइंट लाते रहें, नए कस्टमर लाते रहें, बट जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो छोड़ के जाते रहेंगे, तो इवेंचुअली आपका मार्केट शेयर या कस्टमर बेस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसी को लेकर के मिस्टर राव ने बोला है कि दोनों ही एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्लाइंट एक्विजिशन पर फोकस करें, कस्टमर ग्रीवियंस रिड्रेसल आप उस पर इतना ज़्यादा फोकस ना करें और उसको इग्नोर करें। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। रीन इन इंथुजियाज्म्स टू लैंड FM to NBFCs। कल के न्यूज में हमने डिस्कस किया था कि RBI के जो गवर्नर हैं उन्होंने बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्शंस दिए हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सुबरेंस ना हो लेंडिंग को लेकर के, स्पेशली अनसिक्योर्ड सेगमेंट में। वही सेम कंटेक्स्ट में जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने भी थर्सडे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है उनके मूव को सपोर्ट करते हुए बोला है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, NBFCs हैं और जो स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक्स हैं, दे नीडेड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस क्रेडिट ग्रोथ दैट इज एक्चुअली शूटिंग अप इन द इकोनॉमी। बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक, चीयरफुल, एक्सुबरेंस होने की ज़रूरत नहीं है क्रेडिट ग्रोथ को लेकर के, क्योंकि अगर आप कॉशियस नहीं रहेंगे, इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं लेंगे, अपनी स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं करेंगे, तो फ्यूचर में यही क्रेडिट जो आप आज डिसबर्स कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस, ये आपके नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। तो डिजिटल एक्सेलरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपो इवेंट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने RBI के गवर्नर के अप्रोच को सपोर्ट किया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया पिवोट, सैंक्शन्ड आयरन क्रूड गेन अपील एमिड चाइनीज पीक। The supplier of sanctioned crude oil led by Iran are flocking to Indian shores following the encouragement of imports of cheap Russian crude oil last year. तो जिस तरीके से इंडिया ने रशिया पर सैंक्शन लगने के बावजूद भी रशिया से चीप क्रूड ऑयल जो है वो खरीदा और रशियन ऑयल का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हमें इंडिया के टोटल ऑयल इंपोर्ट पर देखने को मिला। इस पर्टिकुलर इंडिया के अप्रोच के बाद से अगर हम अदर सैंक्शन हिट कंट्रीज़ की बात करें जैसे कि ईरान, तो ईरान के भी जो सप्लायर्स हैं वो इंडियन शोर्स पर अप्रोच कर रहे हैं अपने क्रूड ऑयल को डिस्काउंटेड फॉर्म इंडिया को ऑफर करने के लिए। और इस पर्टिकुलर मूव से क्या हो रहा है कि जो वेस्टर्न प्रेशर है, जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं इन सारे कंट्रीज पर लगा गया इंक्लूडिंग ईरान, रशिया, इसका इम्पैक्ट हमें रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। तो वेरियस traders in West Asia have approached to Indian state and refiners in past few weeks और उन्होंने ऑफर किया है रशिया की तरह ही डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल टू इंडियन कंपनीज। हालांकि बहुत ज़्यादा ऑफर्स तो एक्सेप्ट नहीं किया इंडियन रिफाइनरी कंपनीज ने, इंडियन रिफाइनरी ऑफिशियल्स ने, लेकिन डेटा ये बता रहा है कि हमें ये ऑफर जो है वो कई सारे ईरानियन ट्रेडर से देखने को मिल रहा है और दैट इज़ इन लाइन विद इंडियाज अप्रोच विद रशिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गो फर्स्ट गेट 90 days मोर टू फ्लाई आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने थर्सडे को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को एक्सटेंड करते हुए जो गो फर्स्ट है उसको 90 days और ज़्यादा दे दिए हैं अपने ग्राउंडेड फ्लाइट्स को वापस से फ्लाई करने के लिए। सो दिस एक्सटेंशन विल टेक इफेक्ट फ्रॉम November 6 टू दिस ईयर एंड एंड ऑफ द February नेक्स्ट February 4, यानी नवंबर 6 से लेकर February 4 तक जो गो फर्स्ट है दैट कैन एक्चुअली स्टार्ट देयर ऑपरेशंस। तो फिलहाल एयरलाइंस के जो लेसर्स थे उनके ऑब्जेक्शंस को डिसमिस कर दिया है और एयरलाइंस को 90 दिन का एक्सटेंशन दिया है NCLT ने, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अर्बन कंजप्शन लाइकली टू प्रोपेल GDP ग्रोथ इन जुलाई टू सितंबर। तो इंडियन इकोनॉमी इज लाइकली टू बूस्ट बेटर देन एंटिसिपेटेड रिजल्ट। जो रिजल्ट एंटिसिपेट किए गए हैं कंजप्शन को लेकर के, GDP को लेकर के, उससे बेटर परफॉर्मेंस
देखने को मिल सकती हैं हमें इंडियन इकोनॉमी में किस ड्यूरेशन में, इनटू द सेकेंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर मीन्स जुलाई से लेकर के सितंबर तक के पीरियड में हमें अर्बन कंजप्शन में ग्रोथ और एक्सपेंशन देखने को मिलेगा सर्विसेज में, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी जो है वो बेटर ग्रोथ रिजल्ट्स पोस्ट कर सकती है, ऐसा मानना है बिजनेस स्टैंडर्ड की एनालिसिस का। तो बिजनेस स्टैंडर्ड ने हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो है वो उनकी एनालिसिस करी है, और बिजनेस स्टैंडर्ड की एनालिसिस के अकॉर्डिंग, किसी और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की एनालिसिस नहीं है, बिजनेस स्टैंडर्ड की है। तो आईआईपी ग्रोथ, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग, स्टील, सीमेंट, डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेल, पैसेंजर डोमेस्टिक एविएशन, पीएमआई सर्विसेज, बैंक क्रेडिट, इन सारे जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, ये लिस्ट है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स की, इनकी एनालिसिस करके बोला है बिजनेस स्टैंडर्ड की क्वार्टर 2 में जो एंटिसिपेट किया जा रहा था इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ और जो कंजप्शन, उससे ज़्यादा कंजप्शन और जीडीपी ग्रोथ और बेटर परफॉर्मेंस हमें इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिल सकती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एसबीआई बीओबी टारगेट 1 मिलियन यूजर बेस इन रिटेल सीबीडीसी। तो सीबीडीसी को प्रमोट करने के लिए, सीबीडीसी हेयर फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो सीबीडीसी को प्रमोट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्लान सेट किया जहां पर 1 मिलियन डेली ट्रांजैक्शंस जो है वो रिटेल सेगमेंट में आरबीआई ने सेट किया। इसका टारगेट मतलब कि 1 मिलियन डेली ट्रांजैक्शन हो रिटेल में, होलसेल में नहीं, रिटेल में। किसका? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का। और आरबीआई के इस गोल के बाद, इस अप्रोच के बाद, इस प्लान के बाद जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो भी गियर अप हो गए, उन्होंने भी अपने प्लान सेटअप कर दिए हैं फॉर देयर कस्टमर एक्विजिशन, जिससे कि वो रेगुलेटरी जो इंस्टीट्यूशन है आरबीआई उसका टारगेट अचीव कर पाए। सो द रेगुलेटर विल मीट बैंक्स फॉर द पार्टिसिपेशन इन रिटेल पायलट स्टडी टू गॉक द प्रोसेस मेड सो फार। और इसी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने एम्बिशियस प्लान सेट किए हैं रिटेल सेगमेंट में सीबीडीसी के पायलट प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए। हम सभी जानते हैं, और अगर आप रेगुलर तक पता होगा, होलसेल सेगमेंट में सक्सेसफुली सीबीडीसी जो थी वो पायलट टेस्ट उसका हो चुका है। अब रिटेल सेगमेंट में जो पायलट स्टडी करी जा रही है और आरबीआई ने एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया और उसके लिए बैंक से, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनसे मीटिंग करी जा रही है। और जो बड़े बड़े बैंक्स हैं एसबीआई जैसे, बीओबी जैसे, उन्होंने अपना अपना टारगेट भी सेट कर लिया है जिससे कि वो कस्टमर एक्विजिशन करें और सीबीडीसी को प्रमोट कर सकें। व्हाट इज दिस सीबीडीसी? दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन लाइन विद द क्रिप्टो करेंसी। हालांकि इट इज अ रेगुलेटेड डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की तरह अनरेगुलेटेड नहीं है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस